दोस्तों नमस्ते। आज बीएनएसएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है कि बीएनएसएस में प्रक्रिया संबंधी क्या क्या समयावधियां दी गई हैं, यानी टाइमलाइन से बीएनएसएस में प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले बात करें सेक्शन 19 बीएनएसएस। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए इस पूरे वीडियो में यहां पर नीचे सीआरपीसी के सेक्शन भी दिए गए हैं। तो सेक्शन 19 क्या कहता है? 19 कहता है कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसका अपॉइंटमेंट जब किया जाता है तो उसके संबंध में किसको सूचित किया जाएगा और कौन सूचित करेगा और कितनी समय अवधि में किया जाएगा, यह प्रावधान नया जोड़ा गया है टाइमलाइन के रिगार्डिंग। यानी जब कोई भी जिला मजिस्ट्रेट अगर किसी व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक के तौर पर नियुक्त करता है, कब? किसी पर्टिकुलर केस में, किसी विशिष्ट मामले में, तो उसके लिए 14 दिन की समयावधि के अंदर वह राज्य सरकार को सूचना दिए जाने का डीएम पर दायित्व डाला गया है। यह था आपका पहला प्रावधान टाइमलाइन के रिगार्डिंग। दूसरी अगर बात करें तो सेक्शन 40 बीएनएसएस, सेक्शन 43 सीआरपीसी। यह क्या कहता है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने किसी प्राइवेट पर्सन की प्रेजेंस में कोई संज्ञेय और जमानती अपराध किया है या कोई उद्घोषित अपराधी है, तो प्राइवेट व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि वैसे व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, वो भी विदाउट वारंट। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति अरेस्ट करता है तो सीआरपीसी के दिन उसके ऊपर यह लायबिलिटी थी कि वह निकटतम थाने पर उसको ले जाकर उस व्यक्ति को पुलिस के हैंड ओवर कर दे, लेकिन उसमें समय नहीं था। यहां पर 6 घंटे का समय तय कर दिया गया, 6 आवर्स का, कि वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को 6 आवर्स के पीरियड में निकटतम पुलिस अधिकारी जो भी है उसके सामने ले जाके उनको पेश करेगा। दोस्तों सेक्शन 51 बीएनएसएस और 53 सीआरपीसी, इसमें पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो मेडिकल किया जाता है उसकी रिपोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है कि वह मेडिकल रिपोर्ट कब तक भिजवाएगा, कब तक तैयार करेगा, इसके संबंध में। तो जो चिकित्सा व्यवसायी है उसका ये लायबिलिटी है उसकी कि विदाउट डिले वह आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऐसे मेडिकल की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अगली बात करें तो सेक्शन 105, जो कि बिल्कुल नया सेक्शन ऐड किया गया है, और ये कहता है कि सर्च, सीजर और टेकिंग पोजीशन 3 तरह की कार्रवाइयां हैं जो किए जाते समय ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का उपयोग किया जाएगा। एकदम नया सेक्शन है 105। यह क्या कहता है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई भी सर्च और सीजर की गई है तो वह ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। ऐसी रिकॉर्डिंग को विदाउट अननेसेसरी डिले, अनावश्यक विलंब किए बिना भेजेगा किसको? यहां पर 3 ऑफिसर्स हैं जिनको भेजेगा, या तो जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा, या उपखंड मजिस्ट्रेट यानी सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को भेजेगा, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास उनको भेजेगा। तो यहां पर टाइमलाइन क्या रही? अनावश्यक विलंब किए बिना। सेक्शन 157 जो सीआरपीसी का 138 था। यह सेक्शन क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस करता है तो ऐसे व्यक्ति को कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बुलाता है और बुला के और उससे कहता है कि आप अपना कारण दर्शित करें, और उसको ऐसा आदेश अगर पाया जाए कारण दर्शित करने के बाद में कि ये व्यक्ति वाकई में लोक न्यूसेंस कर रहा है तो उसको बंद करने का आदेश देगा। इस प्रक्रिया के लिए इस सेक्शन में जो प्रक्रिया है वह 90 दिन की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी। यह नया प्रावधान किया गया है, और यह 90 दिन का जो टाइम है इसको 120 दिनों तक एक्सटेंड, विस्तारित किया जा सकता है, लेकिन इसके आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के लिए। सेक्शन 173 बीएनएसएस, जो पहले सीआरपीसी का सेक्शन 154 था। दोस्तों इस सेक्शन के अंदर भी कई सारे परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं केवल टाइमलाइन के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है उनकी। टाइमलाइन के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस किए गए सेक्शन में देखते हैं।
अगर कोई संज्ञेय अपराध कोग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के द्वारा, तो ऐसी सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रहती है। ऐसी जो सूचना है वो एफआईआर के रूप में कब तब्दील होगी, यानी जैसे किसी व्यक्ति ने टेलीफोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा किसी कोग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन थाने पे दी, तो ऐसी इंफॉर्मेशन एफआईआर के रूप में कब कन्वर्ट होगी, इसके लिए उस व्यक्ति को 3 दिन का टाइम दिया गया है कि वह 3 दिन के पीरियड में अगर उस इंफॉर्मेशन पर अगर सिग्नेचर कर देवे तो फिर वो एफआईआर के रूप में तब्दील हो जाएगी। इसी सेक्शन में एक प्रावधान और किया गया है कि अगर किसी अपराध की संज्ञेयता के बारे में, यानी कोग्निजेबल है या नहीं है, इसके बारे में अगर किसी आईओ के सामने, एसएचओ के सामने कोई क्वेश्चन पैदा होता है, जो भी रिपोर्ट लिख रहा है, जिसको डीओ बोलते हैं, ड्यूटी ऑफिसर, वैसे एसएचओ के लिए है ये, अगर उसको ऐसा लगता है कि यह अपराध कोग्निजेबल है या नहीं है, इसके बारे में जांच करता है, तो ऐसी जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए 14 डेज का टाइम पीरियड तय किया गया है। और दोस्तों खास बात यह है कि 14 डेज का जो टाइम पीरियड है ना, यह एक्सटेंड किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। दोस्तों सेक्शन 174 की बात करते हैं, जो सीआरपीसी का सेक्शन 155 था। यह क्या कहता है कि अगर किसी भी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है, तो पुलिस नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। और यहां पर पुलिस की जिम्मेदारी क्या बनती है कि कंसर्न जो पर्सन है उसको कोर्ट में जाकर कंप्लेंट, परिवाद फाइल करने के लिए निर्देशित करती है। यहां पर पुलिस के ऊपर एक नए प्रावधान के अनुसार एक लायबिलिटी डाली गई है, और वो लायबिलिटी क्या है कि जितने भी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आ रही है, उनकी हर 15 दिन में, 15 डेज में पाक्षिक रूप से, फोर्टनाइटली रिपोर्ट कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। यह नया प्रावधान किया गया है। सेक्शन 176 बीएनएसएस, जो 157 सीआरपीसी का था। सबसे पहले इस सेक्शन की, इस प्रावधान को समझने के लिए एक ये समझते हैं कि यह सेक्शन कहना क्या चाह रहा है। यह सेक्शन ये कहना चाह रहा है कि जब किसी पुलिस अधिकारी को किसी कोग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसको लगता है कि मामला आधारहीन है या छोटे प्रकृति का केस है, जिसमें मुझे इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता तुरंत नहीं है, तो वह अगर यह डिसाइड करता है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, तो ऐसे मामलों में हर 15 दिन के अंदर उस पुलिस अधिकारी के द्वारा कंसर्न मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाएगी कि मैं इन मामलों के अंदर इस आधार पर इन्वेस्टिगेशन मैंने न करना तय किया है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात कर रहे हैं, और वो है सेक्शन आपका 184 बीएनएसएस, और वो है सीआरपीसी का सेक्शन 164A। ये क्या कहना चाह रहा है कि रेप केसेज के अंदर जो विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। यहां पर पुलिस के ऊपर एक लायबिलिटी डाली गई है कि किसी भी रेप विक्टिम का अगर पुलिस के द्वारा मेडिकल किया जाता है, तो विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर वह मेडिकल ऑफिसर कंसर्न पुलिस ऑफिसर को, जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको इस बलात्कार के बारे में, रेप के बारे में जो भी रिपोर्ट तैयार की गई है वह 7 दिन में उसको भेजी जाएगी। सेक्शन 185 बीएनएसएस, जो सीआरपीसी का सेक्शन 165 हुआ करता था। यह सेक्शन क्या कहता है? यह कहता है कि जब पुलिस अधिकारी के द्वारा विदाउट वारंट कोई सर्च की जाती है, तो ऐसी सर्च के बारे में वो ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा उसकी रिकॉर्डिंग करेगा, और रिकॉर्डिंग का जो रिकॉर्ड तैयार करेगा, जो अभिलेख तैयार करेगा, उस अभिलेख को 48 आवर्स में उस निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जो उस अपराध का कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट है, संज्ञान लेने के लिए सक्षम है। दोस्तों इस सेक्शन को अपन बात करें 185 की, तो आपको इसको 105 बीएनएसएस के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्च एंड सीजर है, ये कंप्लीट इसकी जो प्रक्रिया दे रखी है वह आपके सेक्शन 105 बीएनएसएस में दे रखी है। कब से कब तक ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा रिकॉर्डिंग की जाएगी। 187 जो 167 सीआरपीसी का सेक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इसको पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का बेस या रीड माना जाता है, जो कहता है कि जब 24 घंटे में अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है,
तो एक्यूज्ड पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करती है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि पुलिस उसका पीसी मांगती है या यानी पुलिस कस्टडी या जेसी यानी जुडिशियल कस्टडी क्या मांगती है। दोस्तों इस सेक्शन को समझने के लिए इसकी जो पहले की मूल विधि थी 167 सीआरपीसी में, एक बार थोड़ा सा उस पर फोकस करना होगा ताकि अपन आराम से ये बात समझ पाएंगे कि इस नए कानून के अंदर क्या चेंज किया गया है। जब पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर्स उसको कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। पेश करने के बाद में पुलिस कहती है कि साहब हमें इसका जेसी चाहिए या पीसी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का अगर पुलिस रिमांड लेना है तो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग टोटल 15 दिन का पुलिस कस्टडी हो सकती है। 15 दिन के पीरियड से ऊपर पुलिस कस्टडी कभी भी नहीं होगी। सीआरपीसी के अधीन ये जो 15 दिन का जो टाइम था, पीरियड था, इस 15 दिन के फर्स्ट, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को पुलिस ने आज अरेस्ट कर लिया यहां पर ही, यहां से लेकर 15 दिन के अंदर पुलिस उसका पीसी लेती है और पुलिस को बीच के अंदर जुडिशियल कस्टडी की आवश्यकता है। मान लो उसकी टीआईपी शिनाख्त पीरियड करानी है, तो शिनाख्त पीरियड कैसे होती है? जब अभियुक्त व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है तब। तो इस 15 दिन के अंदर पुलिस इस व्यक्ति के लिए पीसी या जब जब चाहे तब जेसी भी करा सकती है। लेकिन 15 दिन कंप्लीट होने के बाद में केवल जुडिशियल कस्टडी का प्रावधान था। पुलिस कस्टडी 15 दिन के अंदर आप फर्स्ट 15 डेज में कुल 15 दिन की पुलिस कस्टडी आप ले सकते थे। आपने 7 दिन लिया है, आपने 2 दिन लिया है, आपने 4 दिन लिया है और आपका 15 डेज अगर कंप्लीट हो गया तो अब आपके पास में पीसी का ऑप्शन नहीं था। दोस्तों कई बार समस्या आती थी, जैसे पुलिस ने एक अक्यूज्ड को पकड़ा, उस अक्यूज्ड का नाम है एक्स। इसको पकड़ के पुलिस ने पूछा कि भाई ये चोरी का जो अपराध किया इसका माल कहाँ है, आर्टिकल्स कहाँ हैं? तो ये कहता है साहब मेरे साथ वही था, उस वही के पास में सब माल। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके इस व्यक्ति को करा दी जेसी। अब इस व्यक्ति को अरेस्ट किया तो ये कहता है कि सब माल जितना भी था वो तो सारा एक्स के पास में है और एक्स की जेसी हो चुकी है और इसकी जेसी हुए 15 दिन से ऊपर का टाइम हो गया है, 20 दिन हो गए हैं, तो इस व्यक्ति का वापस पुलिस रिमांड नहीं लिया जा सकता था। ऐसे मामलों में भारी समस्या आती थी। तो अब नए कानून के नए प्रावधान के तहत जो प्रावधान किया गया है वो ये है कि किसी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया तो जो बड़े केसेज हैं जहां पर डेथ या एलआई इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या मिनिमम 10 ईयर्स और उससे ज़्यादा का प्रावधान है, यहाँ पर रिमांड का टोटल पीरियड 90 डेज है। यानी पुलिस को 90 डेज में चार्जशीट सबमिट करनी पड़ती है, अदरवाइज एक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल पे छोड़ दिया जाएगा। इसके अदर देन जो केसेज हैं उनमें 60 डेज है। तो नया प्रावधान क्या किया गया है? नया प्रावधान यह किया गया है कि ये जो एक्यूज्ड के लिए टोटल 90 दिन और 60 दिन का प्रावधान है, इसके अंदर पुलिस अपने 15 दिन के टोटल 15 दिन के पीसी रिमांड के पीरियड को इन केसेज के अंदर फर्स्ट 60 डेज में और इन केसेज के अंदर फर्स्ट 40 डेज के अंदर अपना 15 दिन का पीसी एक साथ या टुकड़ों में ले सकती है। तो जो समस्या थी अभी अपन ने बात करी थी, एक्स कह रहा था साहब माल वही के पास में और वही कहता है साहब एक्स के पास में है और 15 दिन से ऊपर का टाइम हो गया है, और अगर वह मामला डेथ एलआई और अदर देन मोर देन 10 ईयर्स से अलावा था तो 60 दिन का टाइम था। इस 60 दिन के मामले में 40 दिन के अंदर अंदर पुलिस अपना बचा हुआ पीसी रिमांड ले सकती है। अगर वह केस मर्डर का होता तो फर्स्ट 60 डेज में पुलिस अपना टोटल 15 दिन का पीसी रिमांड जो बच रहा था वह ले सकती है। लेकिन
मान लीजिए मर्डर का केस था और पुलिस ने पूरा 15 दिन का जो पीसी टाइम था, पीसी रिमांड था, वह पुलिस अगर ले चुकी है तो इसके बाद में ये प्रावधान अब शेष नहीं बचता है। यानी 15 दिन का पीसी रिमांड अगर पूरा हो गया है तो ये प्रावधान अब पुलिस के लिए काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये था कि अगर आपका 15 दिन का पीसी रिमांड में कुछ टाइम बचा हुआ है तो आप इस टाइम पीरियड में उसको ले सकते हैं। बात करें अगली सेक्शन 193 BNSS जो 173 CRPC था, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीट होने पर उसकी रिपोर्ट पेश करने के बारे में प्रावधान करता है। ये क्या कहता है? इस सेक्शन में दो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जब कोई भी पर्सन पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है संज्ञेय अपराध के बारे में, तो उस विक्टिम को, इंफॉर्मेंट को इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ये सूचना कहाँ से आएगी, कौन देगा, कैसे देगा, इसके बारे में नया प्रावधान किया गया है कि जो भी पुलिस अधिकारी है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी ये लायबिलिटी है कि वह 90 डेज के अंदर उस विक्टिम इंफॉर्मेंट को इसके बारे में सूचना देगा कि आपने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में हमने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या प्रोग्रेस कर ली। तो ये पुलिस के ऊपर लायबिलिटी डाली गई है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान जो किया गया है ये बहुत काम का प्रावधान है और ये कहता है कि जब आपने चार्जशीट सबमिट कर दी कोर्ट में और कोर्ट के अंदर ट्रायल स्टार्ट हो जाती है, तो इस ट्रायल के स्टार्ट हो जाने के बाद में अगर आप उस केस में कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो आपका 173(8) CRPC के अंदर आया करता था वह हो गया 193 के सबसेक्शन 9 में। तो आप ड्यूरिंग ट्रायल अगर कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पुलिस के ऊपर दो जिम्मेदारी डाल दी गई है। पहला तो क्या कह दिया है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको कंसर्न कोर्ट जहां पर आपने चार्जशीट सबमिट करी थी उसकी परमिशन लेनी होगी। दूसरी बात, यह इन्वेस्टिगेशन आपको 90 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा और 90 डेज में अगर आपने इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो पुलिस के द्वारा कोर्ट को रिक्वेस्ट की जानी चाहिए कि वो टाइम को और एक्सटेंड कर देवे। तो कोर्ट की परमिशन से एक्सटेंडेड टाइम जो भी मिलेगा उसके अंदर, और फिर अगर ये समस्या आती है कि पुलिस को और टाइम चाहिए तो इसके लिए पुलिस के द्वारा कंसर्न ट्रायल कोर्ट जो है उसके द्वारा उसके समक्ष और निवेदन किया जा सकेगा। दोस्तों, इंक्वेस्टों के मामलों में जब कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो पुलिस के द्वारा ऐसे केसों में इंक्वायरी की जाती है। तो ऐसे केस के अंदर पुलिस के लिए भी अब टाइमलाइन तय कर दी गई है। क्या कर दी गई है? अगर पुलिस किसी भी सुसाइड के केस के अंदर कोई भी जांच करती है तो वह 24 घंटे की अवधि के भीतर भीतर अपने इस कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट किसको देगी? जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को पुलिस 24 घंटे में सूचित करेगी। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। और सेक्शन 218 BNSS और 197 CRPC, इस सेक्शन को प्रोसिक्यूशन सेक्शन कहा जाता है। यानी कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, जज है, मजिस्ट्रेट है, अगर कोई ड्यूटी के दौरान अगर कोई कार्य करता है और उससे कोई अपराध ऑफेंस मेड आउट होता है तो ऐसे अपराध का संज्ञान कोग्निजेंस लेने के लिए कंसर्न जो भी उसके ऑफिसर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या अगर कोर्ट का मामला तो हाई कोर्ट का, उनके अंदर परमिशन की नीड होती है कोग्निजेंस लेने के लिए। समस्या क्या आ रही थी कि कई बार ऐसी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए फाइलें अटकी पड़ी रहती थी और 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिल पाती थी, तब तक कोर्ट संज्ञान नहीं ले पाता था। अब यहां पर इन्होंने डीम्ड सैंक्शन का प्रावधान नया कर दिया गया है। क्या प्रावधान किया गया है कि अगर किसी मामले में स्टेट गवर्नमेंट ने फाइल प्राप्त होने के बाद में 120 दिन के पीरियड में अगर सैंक्शन नहीं दी तो 120 दिन का जो पीरियड है उसकी समाप्ति पर ऑटोमेटिकली डीम्ड सैंक्शन मान लिया जाएगा और ये माना जाएगा कि जैसे
स्टेट गवर्नमेंट ने इस मामले के अंदर सैंक्शन दे दी है। (230) BNSS CRPC का सेक्शन 207। इस सेक्शन में क्या कहा गया है? पुलिस के ऊपर लायबिलिटी डाली गई है कि वह एक्यूज्ड पर्सन को जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं चार्जशीट से संबंधित उनकी कॉपी अवेलेबल करवाए। पुलिस कैसे अवेलेबल कराएगी? कोर्ट के अंदर जो फाइल जारी है उसके साथ में एक्यूज्ड के डॉक्यूमेंट पूरे साथ भेजेगी और एक्यूज्ड को ये डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यहां पर एक्यूज्ड की प्रेजेंस से 14 डेज के टाइम पीरियड में उस व्यक्ति को पुलिस रिपोर्ट और जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है उनकी कॉपी दी जाएगी। अब आप कहेंगे कि 14 डेज का प्रावधान क्यों किया गया है? अक्यूज तो चार्जशीट के साथ ही जाता है, जिस दिन चार्जशीट पेश हो रही है उस दिन अक्यूज गया और हाथों हाथ उसको कॉपी दे दी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आज पुलिस ने चार्जशीट सबमिट करी और एक्यूज्ड पर्सन कोर्ट के सामने आया ही नहीं है आज, तो एक्यूज्ड की एब्सेंस में चार्जशीट पेश की जा सकती है और कानूनी प्रावधान के अनुसार कहीं पर भी ऐसा आवश्यक नहीं है कि चार्जशीट पेश करते समय एक्यूज्ड पर्सन को पुलिस लेकर जाएगी साथ में। तो मान लो एक्यूज्ड आज था नहीं, पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दी, वो 20 दिन बाद में आता है, तो वो जिस दिन कोर्ट के सामने उपस्थित होता है उसके 14 डेज के अंदर अंदर उसको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दी जाएगी और ये कॉपी एक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। देगा कौन? पुलिस। इसको कंप्लायंस कौन करेगा? कोर्ट। मिलेगी किसको? एक्यूज्ड को। 209 CRPC का और 232 BNSS का सेक्शन ये क्या कहता है? दोस्तों ये सेक्शन कहता है कि जैसे कोई भी अपराध, जैसे मान लो मर्डर का अपराध है, तो मर्डर का अपराध ट्राइबल बाय किसके द्वारा है? कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। लेकिन पुलिस चार्जशीट कहां सबमिट करेगी? मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने। फिर मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट उस चार्जशीट को अपने पास आने के बाद में कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट करेंगे फाइल को, यानी यहां से मजिस्ट्रेट के यहां से कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर फाइल चली जाएगी, जिसको कमिट करना कहते हैं। इसके लिए भी टाइमलाइन तय कर दी गई है और टाइमलाइन क्या तय करी है कि मजिस्ट्रेट के पास में कोई भी चार्जशीट ऐसी आती है तो 90 दिन के पीरियड के अंदर अंदर उस मामले को कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट किया जाएगा। इस 90 दिन में अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो इस पीरियड को जस्ट डबल तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी 180 दिन तक। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि 180 दिन के पीरियड में ये दिन भी इंक्लूड होंगे। ऐसा नहीं कि 180 दिन 90 दिन के बाद में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बल्कि ये इसी में इंक्लूड होगा। तो 90 डेज तो ये, इस 90 डेज को 90 डेज और बढ़ा के टोटल 180 दिन का टाइम पीरियड यहां पर किया गया है। अब दोस्तों आगे बात करेंगे ट्रायल्स के बारे में कि ट्रायल्स के बारे में सेशन ट्रायल के अंदर, वारंट ट्रायल के अंदर, समन ट्रायल में क्या क्या नए प्रावधान टाइमलाइन की रिगार्डिंग ऐड किए गए हैं। तो अगर सेशन ट्रायल की बात करें तो सीआरपीसी में 225 से 237 तक जो सेक्शन थे वे सेशन ट्रायल के बारे में थे, जो अब बीएनएसएस में हो गए 248 से लेकर 260 तक। सबसे पहले बात करें 250 की बीएनएसएस की, जो सीआरपीसी का 227 है। यह डिस्चार्ज के बारे में कहता है। डिस्चार्ज क्या है? डिस्चार्ज के बारे में अगर एक्यूज्ड के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई भी साक्ष्य अगर अवेलेबल नहीं होता है, चार्ज लगाने लायक पत्रावली के ऊपर इतना मटेरियल नहीं कि चार्ज लगाया जा सके, तो वह कोर्ट से डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाता है, अप्लाई करता है और कोर्ट ऐसे पर्सन को डिस्चार्ज कर सकता है। यहां पर यह जो टाइम पीरियड दिया गया 60 दिन, ये स्टार्ट कहां से होंगे? तो जब सेशन न्यायालय के सामने केस कमिट किया जाता है, अभी अपन ने बात करी थी मजिस्ट्रेट से कमिट कहां होगा केस? सेशन कोर्ट को। तो कमिट होने के 60 दिन के भीतर भीतर, 60 डेज के भीतर भीतर वह अपने को डिस्चार्ज करने के लिए कोर्ट से अप्लाई कर सकता है। तो सेशन ट्रायल में डिस्चार्ज के बारे में 60 दिन का प्रावधान ऐड किया गया है। सेक्शन 251 बीएनएसएस, जो सीआरपीसी का सेक्शन 228 हुआ करता था, यह क्या कहता है? यह चार्ज फ्रेम करने के बारे में टाइमलाइन तय करता है। दोस्तों सीआरपीसी के दिन कई बार ऐसा देखा गया है कि चार्ज फ्रेम करने के लिए कई महीने, कई साल निकल गए और चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया, यानी अक्यूज्ड पर्सन जानबूझ के ट्रायल को डिले कर रहा है। यहां पर नया प्रावधान किया गया है कि जब चार्ज लगने से पहले जो चार्ज आर्ग्यूमेंट होता है, चार्ज स्टार्ट होता है, तो उसकी जो फर्स्ट हियरिंग है, फर्स्ट डेट है उसकी, चार्ज आर्ग्यूमेंट की फर्स्ट हियरिंग की उस डेट से 60 डेज के भीतर भीतर
कोर्ट को चार्ज फ्रेम करना होगा। सेशन ट्रायल के अंदर तीसरा जो चेंजेस किया गया टाइमलाइन के रिगार्डिंग, वो है सेक्शन 258 जो सेक्शन 235 हुआ करता था। यह कहता है कि एक्यूज्ड को एक्विटल और कन्विक्ट करने के बारे में प्रावधान किया गया इस सेक्शन में। तो यह क्या कहता है कि निर्णय कब सुनाएंगे आप उसको, जब फाइनल आर्गुमेंट होता है तो फाइनल आर्गुमेंट के कंप्लीट होने की डेट से, मान लो आज दोनों पार्टीज ने, प्रोसिक्यूटर ने और एक्यूज्ड के एडवोकेट ने फाइनल आर्गुमेंट किया और कोर्ट ने 5 दिन बाद की डेट दे दी, आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया, 5 दिन के बाद में फिर आर्गुमेंट उनका पूरा हो जाता है फाइनल आर्गुमेंट। तो ये जो सेकंड डेट पे 5 दिन के बाद में जो आपका आर्गुमेंट कंप्लीट हुआ है, उससे 30 दिन के भीतर भीतर आपको जजमेंट प्रोनाउंस करना पड़ेगा, निर्णय सुनाना होगा। और अगर आप किसी कारणवश इस फाइनल आर्गुमेंट की डेट से 30 डेज में अगर जजमेंट प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, निर्णय नहीं सुना पा रहे हैं, तो आपको 15 दिन का टाइम और मिल सकता है कोर्ट के लिए, जिसके कारण लेखबद्ध करने होंगे। तो टोटल पीरियड कितना हो गया? 45 डेज। 30 डेज तो ये प्लस 15 डेज, यानी टोटल 45 डेज इसके आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। दोस्तों आप जानते होंगे इस चीज को कि वारंट केसेज की ट्रायल होती है, वारंट प्रोसीजर अलग से दे रखा है। इनकी जो प्रक्रिया है मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है, जो बीएनएसएस के सेक्शन 261 से 273 तक है, जो सीआरपीसी में 238 से 250 तक था। इसमें क्या नया प्रावधान किया गया है? सेक्शन 262 बीएनएसएस यानी 239 सीआरपीसी डिस्चार्ज के बारे में प्रावधान कर रहा है कि डिस्चार्ज के लिए कब एक्यूज्ड अप्लाई कर सकता है। यहां पर 60 डेज ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम का स्टार्ट जो हो रहा है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। यानी जब एक्यूज्ड को कोर्ट के अंदर जाने पर पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी मिलती है, वह कॉपी रिसीव करने के 60 दिन के टाइम पीरियड के भीतर भीतर एक्यूज्ड पर्सन अपने को डिस्चार्ज किए जाने के लिए कोर्ट से अप्लाई कर सकता है। यह वारंट ट्रायल में डिस्चार्ज के रिगार्डिंग था। अब वारंट ट्रायल में दूसरा जो चेंजेज है वो है सेक्शन 263 बीएनएसएस में चार्ज फ्रेम करने के बारे में, जो सीआरपी का सेक्शन 240 था। यह क्या कहता है कि चार्ज पर जो फर्स्ट हियरिंग हो रही है, उस फर्स्ट हियरिंग के 60 डेज के भीतर भीतर आपको चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा। तो वारंट ट्रायल में मजिस्ट्रेट के ऊपर ये लायबिलिटी डाल दी गई है कि फर्स्ट हियरिंग से 60 डेज के अंदर अंदर आप चार्ज फ्रेम कर देंगे। इसका नेक्स्ट जो चेंजेज है वारंट ट्रायल में वो है परिवादी की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, सेक्शन 272 बीएनएसएस 249 सीआरपीसी। ये क्या कहता है कि कोई भी केस अगर कंप्लेंट पर परिवाद पर संस्थित किया गया है और हियरिंग की जो टाइम जो डेट तय की गई थी, उस डेट को कंप्लेंटेंट क्या है? एब्सेंट है। और अपराध कैसा है? ऐसा है जिसका लीगल रूप से कंपाउंड किया जा सकता है, या ऐसा अपराध है जो नॉट कोग्निजेबल, यानी एक्यूज्ड पर्सन एब्सेंस है और ऑफेंस जो उसका है वो लीगली लॉफुल रूप से कंपाउंड किया जा सकता है, और या वह कोग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो मजिस्ट्रेट वहां पर क्या करेगा? जो कंप्लेंटेंट है जो नहीं आ रहा है उसको 30 दिन का टाइम देगा, और 30 दिन का टाइम देने के बाद में अगर वो नहीं आता है तो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा। तो यहां पर एक्यूज्ड डिस्चार्ज यहां भी हो रहा है, ऊपर भी हो रहा था। तो जो ऊपर अपने थोड़ी देर पहले देखा था वह था उसके खिलाफ इस केस के अंदर सफिशिएंट मटेरियल डॉक्यूमेंट्स एविडेंस नहीं ही डिस्चार्ज करना पड़ा था। यहां पर जो कंप्लेनेंट है वह नहीं आ रहा है कोर्ट के सामने, इसलिए उसको 30 दिन का टाइम देके इन शर्तों में डिस्चार्ज एक्यूज्ड को किया जा सकता है। दोस्तों तीसरी ट्रायल है आपके बीएनएसएस या सीआरपीसी की बात करें तो वो है आपकी सम्मन ट्रायल। सम्मन केसेज वे केस होते हैं जिनमें डेथ एलाई और मोर देन 2 ईयर्स का पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं है। सीधी भाषा में बात करें तो 2 साल तक के कारावास दंडनीय जो अपराध हैं वे सम्मन केसेज होते हैं।
इसमें ये आपका 274 से 282 बीएनएसएस का है, जो सीआरपीसी में 251 से लेकर 259 तक हुआ करता था। 279 बीएनएसएस सीआरपीसी का सेक्शन 256 ये क्या कहता है कि अगर कंप्लेंटेंट कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो इसका मामले पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई कंप्लेंटेंट कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको 30 डेज का टाइम कोर्ट देगा और देने के बाद में यहां पर एक्यूज्ड को एक्विट कर देगा। पिछले वाला जो प्रावधान देखा था वहां पर उसको डिस्चार्ज किया जा रहा था, जबकि यहां पर उसको एक्विटल किया जा रहा है। लेकिन ये किसके लिए है, सम्मन केसेज के लिए। थोड़ा सा ये ध्यान इसमें रखना है। प्ली बार्गेनिंग सेक्शन 290 अभिभाग सौदेबाजी के लिए आवेदन, जो सीआरपीसी का सेक्शन 265 हुआ करता था। ये क्या कहता है कि एक्यूज्ड पर्सन अगर चाहे तो कुछ पर्टिकुलर केसेज हैं जिनकी अपन आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से केसेज के अंदर प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। आज ज़्यादा डिटेल चर्चा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज अपन सिर्फ टाइम लाइन की बातें कर रहे हैं। तो इस सेक्शन में टाइम लाइन के बारे में नया प्रावधान किया गया है कि एक्यूज्ड पर्सन प्ली बार्गेनिंग के लिए कोर्ट से कब रिक्वेस्ट कर सकता है। तो जब चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है फाइल में तो एक्यूज्ड पर्सन 30 डेज के पीरियड के अंदर अंदर कोर्ट के सामने प्ली बार्गेनिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। तो यहां पर 30 डेज का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 316 बीएनएसएस 281 सीआरपीसी ये क्या कहता है कि जो एक्यूज्ड की जो एग्जामिनेशन होती है उसके लेखबद्ध करने के बारे में प्रावधान यहां पर किया गया है। ये क्या कहता है कि जहां पर एक्यूज्ड पर्सन कस्टडी में है और उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, कैसे किया जाता है उसका एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक मींस के द्वारा। यानी एक्यूज्ड जेसी में है और उसका आज एग्जामिनेशन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो ऐसा अगर परीक्षण किया जाता है तो यहां पर 72 आवर्स के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट उसके एग्जामिनेशन की गई है उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। कोर्ट का व्यक्ति वहां जाएगा, उसके साइन लेगा और लाके रिकॉर्ड में वापस फाइल में उसको लगा देगा। तो यहां पर 72 आवर्स का टाइम पीरियड तय किया गया है। सेक्शन 294 देखा जाए तो ये बीएनएसएस का 294 और 330 बीएनएसएस का जो प्रावधान है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। यानी जब किसी फाइल के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन के द्वारा या कंप्लेनेंट के द्वारा सबमिट किया जाता है तो जो दूसरी अगेंस्ट पार्टी है उससे पूछा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट आप एडमिट करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर दूसरी पार्टी उसको एडमिट कर लेती है तो उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की नीड नहीं रहती। दोस्तों यहां पर आप देखो बोर्ड पे थोड़ा सा गौर करेंगे, प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड अगर ये कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर सबमिट करते हैं, पेश करते हैं, तो पेश करने के 30 डेज के भीतर भीतर उससे दूसरी पार्टी से ये अपेक्षा की जाएगी कि आप इस डॉक्यूमेंट को एडमिट करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहां पर 30 डेज का टाइम पीरियड नया तय किया गया है। धारा 356 ये पूरा प्रावधान नया जोड़ा गया है। ये है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच इंक्वायरी की जा सकती है, ट्रायल की जा सकती है और जजमेंट दिया जा सकता है। दोस्तों इस सेक्शन को पढ़ने से पहले प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड पर्सन, इन दोनों में अंतर को भी आपको एक बार देखना चाहिए। अपन आने वाली क्लासों में इन एक एक शब्दावलियों का डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस सेक्शन में क्या प्रावधान किया गया है, टाइमलाइन के रिगार्डिंग कुछ नए इसके अंदर प्रोविजंस किए गए हैं। यानी आप एक्यूज्ड की एब्सेंस में ट्रायल कभी स्टार्ट करेंगे, आपने चार्ज फ्रेम कर दिया है कोर्ट ने, तो 90 डेज का पीरियड खत्म होने के बाद ही ट्रायल इन एब्सेंशिया स्टार्ट होगी, पहला प्रावधान। दूसरी बात क्या कहता है ये कि ऐसी अगर आप ट्रायल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 30 डेज के अंतराल पर लगातार 2 बार आपको एक्यूज के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट जारी करने पड़ेंगे। एक आज कर दिया तो फिर 30 दिन के बाद में आपको फिर एक अरेस्ट वारंट और इशू करना पड़ेगा। यहां पर एक प्रावधान और किया गया है कि ये जो आप वारंट जारी कर रहे हैं
इन वारंट के द्वारा लास्ट वारंट आप जारी कर रहे हैं तो आप उसको 30 दिन का टाइम भी कम से कम दिया जाएगा कि भैया आपके खिलाफ हम ट्रायल इन एब्सेंस से स्टार्ट कर देंगे, आपको 30 दिन का टाइम देते हैं तो आपको कोर्ट के सामने आना है। तो ये भी नया प्रावधान इसके अंदर, पूरा सेक्शन ही नया है लेकिन टाइमलाइन का ये प्रावधान भी इसके अंदर नया किया गया है। और इस सेक्शन में टाइमलाइन के रिगार्डिंग एक फोर्थ प्रोविजन और जोड़ा गया है, जो क्या है, किया गया है कि अगर ऐसा कन्विक्टेड पर्सन, कौन सा, जिसके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंस हुई है, अगर कन्विक्शन के बाद में अपील करना चाहता है तो इसको 3 वर्ष का समय दिया गया है। लेकिन हालांकि यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यह बात भी इसके खिलाफ की गई है कि आप अपील तभी कर सकेंगे जब आप खुद अपीलेट कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो जाएं। यह भी एक अपने आप में अद्भुत और नया प्रावधान है। सेक्शन 392 BNSS, 353 CRPC, ये जो चैप्टर है स्टार्ट होता है जजमेंट्स के बारे में। तो जजमेंट्स के बारे में नया क्या प्रावधान किया गया है, प्रावधान वही किया गया है जो पढ़ने पीछे पढ़ा है, लेकिन चूंकि जजमेंट का चैप्टर है ये, इसलिए यहां पर अलग से बात की गई है। यह टोटल पीरियड जो जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए है वो 45 डेज का किया गया है। और यहां पर कोर्ट के ऊपर एक लाइबिलिटी और डाली गई है कि जब कोर्ट कोई भी जजमेंट प्रोनाउंस करता है तो विद इन 7 डेज आपको अपने पोर्टल पर ऐसा जजमेंट अपलोड करना होगा। तो ये 2 प्रावधान जजमेंट के बारे में अलग से किए गए हैं। दोस्तों 472 ये सेक्शन नया जोड़ा गया है, BNSS में पहली बार आया है। CRPC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। पार्डन के बारे में है, जब मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है तो वो जो मर्सी पिटिशन लगाता है उसके बारे में इस सेक्शन में प्रावधान किया गया है। और इसके लिए 2 तरह की टाइमलाइन तय की गई है कि अगर आप गवर्नर के सामने मर्सी पिटिशन फाइल करना चाहते हैं तो 30 डेज है, और प्रेसिडेंट महोदय के सामने करना चाहते हैं तो आपको 60 डेज का टाइम दिया गया है। दोस्तों सेक्शन 497 BNSS और CRPC का सेक्शन 451 यह डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में टाइमलाइन तय करता है, और इसके अंदर अलग अलग प्रोसीजर के लिए अलग अलग टाइमलाइन तय की गई है, वो देखते हैं। अगर मजिस्ट्रेट के सामने कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोजल के लिए या प्रॉपर्टी की कोई रिपोर्ट पेश की जाती है तो मजिस्ट्रेट की फर्स्ट लायबिलिटी क्या है कि 14 डेज के अंदर ऐसा, मतलब प्रॉपर्टी या रिपोर्ट मिलने के 14 डेज के भीतर भीतर वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उसकी फोटोग्राफी कराएगा, और ये सारा काम करने के बाद में रिपोर्ट फोटोग्राफी के बाद में ये जब फोटोग्राफी कंप्लीट होती है इसके 30 डेज के भीतर भीतर उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल किया जाएगा, उस प्रॉपर्टी का व्ययन किया जाएगा। यानी 14 डेज के अंदर तो आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, और डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफी के 30 डेज के अंदर अंदर आपको प्रॉपर्टी का डिस्पोज ऑफ करना है। सेक्शन 499 BNSS CRPC का सेक्शन 453 ये भी डिस्पोजल के बारे में ही है, और यहां पर भी एक नया प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को समझने से पहले एक एग्जाम्पल को सबसे पहले समझते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, एक व्यक्ति है A, इस A ने 1 kg गोल्ड की चोरी करी है। इस गोल्ड को लेकर यह जाता है एक X नाम के आदमी के पास में जो सुनार है, और ये A इसको भरोसा दिलाता है कि ये मेरा गोल्ड है और मुझे पैसों की बहुत नीड है, तो प्लीज आप इस गोल्ड को परचेज कर लीजिए। सुनार उसके डॉक्यूमेंट देखता है, सारी बातें देखता है, और उसको ये भरोसा हो जाता है कि इस पर्सन को वाकई में पैसों की नीड है और गोल्ड जो इसका खुद का है इसको मैं खरीद लेता हूं। तो ये सुनार इस पैसे को परचेज कर लेता है। यहां पर तीसरा पर्सन और रोल में आता है, और वो है यहां पर Y। ये कौन है, ये वो व्यक्ति है, विक्टिम व्यक्ति है जिसका गोल्ड चोरी हुआ है। तो इसका गोल्ड जो था वो यहां से ये लेकर गया और इसने ले जाकर इस सुनार को बेच दिया। अब कुछ दिन के बाद में पुलिस इस A नाम की व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है, पकड़ती है, और पूछती भाई गोल्ड कहाँ है, तो ये कहता है कि गोल्ड तो मैंने सुनार को बेच दिया। सुनार के पास जाती है पुलिस और पूछती भाई गोल्ड कहाँ है, तो सुनार कहता है कि मैंने तो इनोसेंटली परचेज किया है, ये रहा गोल्ड मेरे पास पड़ा है। तो इस गोल्ड को पुलिस सीज कर लेती है और कोर्ट को इसके बारे में रिपोर्ट कर देती है। अब
कोर्ट से ये व्यक्ति एप्लीकेशन लगा के और ये गोल्ड वापस ले लेगा, क्योंकि इसी का था, वही का ही था। अब इसको तो अपना गोल्ड वापस मिल गया, इसके पास से कुछ भी नहीं गया। क्या गया? इसके पास तो जो गोल्ड था वो चोरी का था, तो चोरी का जो माल था वो विक्टिम को मिल गया। लेकिन इस पर्सन के 1 किलो गोल्ड का जो इसने पेमेंट किया था उसका पैसा इसका गया और माल भी इसको नहीं मिला। तो ये प्रावधान ये कहता है कि अब अगर पुलिस ने इस अक्यूज्ड पर्सन को सर्च किया है, तलाश करी इसकी, और इसके पास से मान लो कुछ रुपए मिल गए, कोई और चीज प्रॉपर्टी मिल गई, तो उस प्रॉपर्टी से सबसे पहले इस इनोसेंट परचेजर की भरपाई की जाएगी। तो इस प्रावधान में नया क्या ऐड किया गया है, इसके अंदर नया 6 महीने की टाइमलाइन तय की गई है कि अगर इस अक्यूज्ड पर्सन के पास में कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी पैसा, रुपए मिलते हैं, तो इनोसेंट परचेजर जो है उसको विदिन 6 मंथ्स आप पेमेंट करेंगे। ये कोर्ट के ऊपर लायबिलिटी डाल दी गई है कि कोर्ट ऐसा उसको दिलवाएगा। तो दोस्तों, ये था बीएनएसएस के अंदर टाइमलाइन की रिगार्डिंग जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे, वे सारे प्रावधान आपके सामने रख दिए हैं। और इन प्रावधान की और इनसे कंसर्न जो भी प्रावधान हैं उनकी डिटेल के अंदर देखने के लिए आप नए वीडियो का वेट करिए। आने वाले वीडियो में इनको डिटेल के अंदर अपन एक्सप्लेन करेंगे।